जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट ईवीएस का महामैराथन चैप्टर 2 करेंगे। कल हमने 75 क्वेश्चन कर लिए थे। अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से। तो हमारा क्वेश्चन है, इटाई रोग जल में किस धातु की अधिकता के कारण होता है? तो जो इटाई रोग होता है वह जल में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तत्व की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो बच्चों में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वह नाइट्रेट की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरोसिस रोग शरीर के किन अंगों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जो फ्लोरोसिस रोग होता है वह दांत एवं हड्डियों को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक फुट नामक बीमारी का संबंध जल में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो जो ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है वह आर्सेनिक के तत्व की अधिकता से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 की वायु प्रदूषण का सबसे संवेदनशील प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? तो वायु प्रदूषण का सबसे संवेदनशील प्राकृतिक सूचक लाइकेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक ईपी ओडम को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसे सीधा यूपी टेट में पूछता है। ईवीएस में, ईवीएस हो, सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, इन दोनों में बहुत ही पूछता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द की अवधारणा 1935 में किसने दी थी? तो इकोसिस्टम इस एजी टेंसलर ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तंत्र का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है? तो तालाब यानी कि जो जलीय जो होता है उसका पारिस्थितिकी तंत्र सदैव जैव भार पिरामिड में सदैव उल्टा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में यूपी टेट में ईवीएस में इससे बाहर एक भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 ईस्वी में हुआ था इसका मुख्य संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में से आया है जो बार बार रिपीटेड होता है। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो जो रामसर सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी ईवीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आर्द्र भूमि जो है इसे जो रामसर सम्मेलन है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष को। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है यह 1972 में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो सारे के सारे आपको सवाल मिलेंगे ये बहुत ही टॉप रेटेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, एजेंडा 21 का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है? तो एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है जो 1992 में हुआ था।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है यह 2003 में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नया क्वेश्चन है ईवीएस का। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 ईस्वी में आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षी पुरुष यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सलीम अली को बर्ड मैन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएस में सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, ये दोनों में पूछता है। अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुलभ इंटरनेशनल यानी कि सुलभ शौचालय के जनक कौन थे? तो सुलभ इंटरनेशनल के जनक बिंदेश्वर पाठक हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ईवीएस में आपको इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि एपिको आंदोलन जो कर्नाटक में हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ये लोकटक झील के पास स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए राज्य जिम कॉर्बेट राज्य प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियाई शेरों के प्राकृतिक आवास के रूप में कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का जो ईवीएस का मैराथन है जो हम लोग कल किए थे और आज, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस का क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये ईवीएस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। जितने भी मैराथन में मैं आप लोगों को करा रही हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथी और बाघ के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल दुर्लभ हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस कहाँ स्थित है? तो हेमिस लद्दाख में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस के, इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में यूपी टेट में नहीं मिलेगा। सारे के सारे यहाँ से टच होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है उसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो जो मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में स्थित है। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त में से आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? तो मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में पाई जाती है। इसे कान की हड्डी भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैस्टेटर कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैस्टेटर जबड़े में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर हमारे हृदय से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही सहायक होता है खून के थक्के को जमाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन में किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में आयरन लोहे की कमी का कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी मधुमेह डायबिटीज़ कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी
सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वयस्कों में हड्डियों का नरम होना किसकी कमी से होता है? तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसमें हड्डियां जो नरम पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वाशियोर और मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य रोगों से रक्षा करना होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों किस देश से लिया गया है? तो जो मूल कर्तव्य है यह रूस पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद के जो संयुक्त सत्र होता है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता है यह अनुच्छेद 14 में है और लगाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 से किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत एंड ऑफ अनटचेबिलिटी का अनुच्छेद किस में है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 में
अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का वर्णन किसमें है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन 330 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में कहाँ से कहाँ चली थी? तो जो भारत की पहली यात्री ट्रेन है वो 1853 में बम्बई से ठाणे चली थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये भारत की जो पहली ट्रेन है ये 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में सोनपुर में लगता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश 5 हैं और अस्थायी देश 10 देश हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जलडमरू मध्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार समूह से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार समूह से अलग करने का चैनल 10 डिग्री चैनल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालदीव को मिनीकॉय द्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो मालदीव को मिनीकॉय से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिनीकॉय के लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल 9 डिग्री चैनल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ से लिया गया है इस मैराथन में, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल और खनिजों का पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल और खनिजों का पौधों में परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का पौधों के विभिन्न भागों में परिवहन कौन करता है? तो जो भोजन का परिवहन करता है वह फ्लोएम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए पहचान के लिए किया था? तो एलिसा टेस्ट जो होता है वह HIV एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो जो ड्राई आइस होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मानव शरीर में मुख्य रूप से यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिक में डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? तो आनुवंशिकी में डबल हेलिक्स मॉडल का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। जो DNA और RNA इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का फेफड़ा लंग्स ऑफ प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लड़ो या उड़ो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है? तो लड़ो या उड़ो जो हार्मोन होता है ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवाल भित्तियों के लिए यानी कि कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? तो कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध द्वीप लक्षद्वीप है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किडनी वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो जो किडनी होती है इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।